जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी यूनिट नंबर 4। और आज हम टॉपिक ले रहे हैं न्यूएंसेस ऑफ स्पीच डिलीवरी। पेन और रजिस्टर उठा लीजिए जिस पर आप अपने नोट्स बनाते हैं। और आज हम बात करेंगे न्यूएंसेस ऑफ स्पीच डिलीवरी। न्यूएंसेस ऑफ स्पीच डिलीवरी, तो सबसे पहले न्यूएंस के बारे में जानिए। न्यूएंस का मतलब होता है बारीकियां, यानी जब भी कोई आप काम करने जाते हैं तो आप उनकी बारीकियां जरूर सीखते हैं ताकि कोई गलती ना हो। तो अगर हम यहाँ पे न्यूएंसेस ऑफ स्पीच डिलीवरी सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि स्पीच डिलीवरी करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बारीकियों पर काम करना है, वो हम पता करते चलें। तो न्यूएंसेस मीन्स स्मॉल डिफरेंसेस, चाहे वो मीनिंग में डिफरेंस हो, फीलिंग में हो, साउंड में हो या प्रेजेंटेशन में हो, पर वो बारीकियों पर हमको काम करना है। Nuances of speech delivery refers to the understanding of minute things that are important for impressive speech delivery। यानी अगर हम nuances speech delivery के लिए करना चाहते हैं शब्द का इस्तेमाल, तो इसका मतलब है कि हमें स्पीच डिलीवरी के सारे उन पॉइंट्स पर काम करना है जिनमें थोड़ा थोड़ा बड़े बारीक बारीक सा डिफरेंस होता है। तो हम किन किन जब हम प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो हम किस किस चीज़ पर ध्यान देंगे। पर्पस हमारा, टाइम कितना रहेगा, ऑडियंस कौन है, लोकेल कैसा है, ऑडियंस के क्या बेनिफिट इससे मिलेगा, वॉइस डायनेमिक्स कैसी है हमारी, इस पर ध्यान देना है हमें, नॉन वर्बल क्लूज पर ध्यान देना है, कंटेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्या 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 इंक्वायरीज हो सकते हैं, इन सब बारीकियों पर हमें ध्यान देना है। तभी हम प्रेजेंटेशन के न्यूआंसेस पर काम कर पाएंगे और अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। तो न्यूआंसेस ऑफ स्पीच डिलीवरी या न्यूआंसेस ऑफ स्पीच प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने देखा पर्पस, फिर टाइम, फिर ऑडियंस एनालिसिस, लोकेल, रेलेवेंस, कंटेंट, स्पीच डिलीवरी मेथड, पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, टेक्निकल पार्ट, नॉन वर्बल, हैंडलिंग इंक्वायरीज एंड कॉन्टेक्स्ट। इन पर हम काम कर रहे हैं। चार्ट आप बनाना सीख लीजिए, वीडियो पॉज करके कम से कम 1 या 2 बार ये चार्ट आप जरूर बनाएं। पर्पस, सबसे पहला जो नुआंस है प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजीज का, वो ये रहेगा कि हमें ये पता हो कि हमारा पर्पस क्या है। क्या हम एंटरटेनमेंट करने वाले हैं अपने ऑडियंस का, या हम उन्हें इन्फॉर्म करने वाले हैं, या फिर हम कोई परसुएड उन्हें कर रहे हैं, या फिर कोई सामान खरीदने के लिए उन्हें हमें अपनी स्ट्रैटेजीज बतानी है और उन्हें परसुएड करना है कि वो हमारा सामान खरीद ले। जिस भी तरह का आपका पर्पस है, अगर आपको ही क्लियर नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करेंगे। इसलिए पर्पस पर काम करना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन की बारीकी को जानना इसलिए जरूरी है, सपोज करिए प्रेजेंटेशन आपको दिया गया 5 मिनट का और आपने ले लिया 15 मिनट, ऑडियंस और जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी आपसे नाराज हो गया। या फिर आपको टाइम दिया गया 30 मिनट का, लेकिन आपने क्या करा, 5 मिनट में अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर लिया। तो आप बेचारे स्टेज मैनेजमेंट वाले परेशान है क्योंकि उन्होंने तो 15 मिनट के हिसाब से तैयारी की थी और आपने 10 मिनट पहले ही खत्म कर दिया, तो वो 10 मिनट के गैप में क्या करेंगे। इसलिए टाइम ड्यूरेशन पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप ऑडियंस और मैनेजमेंट को इम्प्रेस कर पाए और वो आपसे इतने इम्प्रेस हो जाए कि आपका उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़े। ऑडियंस एनालिसिस, अब ये न्यूएंस क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, आपका ऑडियंस चाहता क्या है, उसकी एज ग्रुप क्या है, जेंडर उसका क्या है, स्टेटस उसका कैसा है, फिनेंशियल स्टेटस कैसा है या फिर सोशल स्टेटस कैसा है, वो किस बैकग्राउंड से है, वहाँ के आसपास के लोगों की लाइकिंग क्या है, जो ऑडियंस आ रहा है उनकी पसंद नापसंद क्या है, हल्का सा ये आइडिया आपको मिल जाएगा। तब आप अपनी प्रेजेंटेशन का कंटेंट उसी के अकॉर्डिंग तैयार कर पाएंगे। तो अगर आप ये पार्ट छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए आपकी प्रेजेंटेशन किसी काम की नहीं होगी। लोकेल एनालिसिस, अब लोकेल में क्या आता है, भाई बैठने का स्थान कहाँ पर है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, चेयर कंफर्टेबल है कि नहीं है, अच्छे तरीके से हवा पानी का इंतजाम है कि नहीं वहाँ पर। ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, जब आप इन चीज़ों के बारे में देखेंगे और आपको लगेगा कि कोई चीज़
ऑडियंस को कंफर्टेबल नहीं बना पा रही है तो आप उसे चेंज करवाने की कोशिश करेंगे। तो चेंज कराने से क्या होगा, आपका ऑडियंस कंफर्टेबल होगा। अगर ऑडियंस कंफर्टेबल रहता है तो वो आराम से आपके स्पीच को सुनेगा। और अगर आप लोकेट पर ध्यान नहीं देते हैं, गर्मी है, पसीना आ रहा है, पंखे नहीं लगे हुए हैं, तो लोग बाग पसीनों को ही पहुंचने में रह जाएंगे, आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए आप प्रेजेंटेशन से पहले लोकल एनालिसिस पर भी बहुत ज्यादा काम कर लीजिए। रेलेवेंस टू द ऑडियंस। अब अपने प्रेजेंटेशन का वो पार्ट आप चेक करें जो आपने बनाया हुआ है, क्या वो ऑडियंस के से संबंधित है, क्या वो किसी भी तरीके से ऑडियंस को आपके प्रेजेंटेशन के साइड खींच कर ला सकता है। क्या आपका कंटेंट, क्या आपका पर्पस या क्या आपका प्रेजेंटेशन का तरीका ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो आपको अपने प्रेजेंटेशन की रेलेवेंस यानी कि संबद्धता ढूंढनी पड़ेगी ऑडियंस के साथ, तभी तो ऑडियंस आपकी बात सुनेगा कि भाई हाँ हमारे रेलेवेंट है, हमसे संबंधित है, हमें सुनना चाहिए। अदरवाइज ऑडियंस आपकी बात नहीं सुनेगा। कंटेंट, नो कंटेंट नो प्रेजेंटेशन। आपके पूरे प्रेजेंटेशन की जो आत्मा है वो ये कंटेंट ही है। तो इसमें आपको 7 C's लगाने ही पड़ेंगे, यानी क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, ये सारी चीजें आपको इसमें लगानी पड़ेंगी। और कंटेंट किसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए, ऑडियंस के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। इसमें ऑडियो विजुअल एड्स भी आने चाहिए, इसके अंदर फैक्ट्स और फिगर्स भी आने चाहिए। अगर आपके बड़े यानी कि समझदार लोग हैं, साइंटिफिक लोग हैं, या फिर टेक्निकल प्रेजेंटेशन है उसमें, तो कंटेंट हमेशा ऑडियंस के हिसाब से आप प्रिपेयर करें। फिर आता है न्यूएंसेस ऑफ स्पीच डिलीवरी। इसमें आप चारों मेथड के बारे में जानें कि रीडिंग मेथड क्या होता है, उसके बाद दूसरा मेथड होता है मेमोराइजेशन, उसे कैसे कहते हैं, क्या करते हैं, उसकी क्या कमियां होती हैं, उसमें क्या फायदे होते हैं। फिर एक्सटेम्परे मेथड क्या होता है, फिर आप बताएं कि इम्प्रॉम्प्टू मेथड क्या होता है। तो सारे मेथड्स के बारे में आपको अलग अलग जानकारी हो, इनके अलग अलग अंतर आपको पता हो, चाहे वो माइन्यूट डिफरेंसेस ही क्यों ना हो। इसके अलावा आपको ये देखना है कि आपको अपने प्रेजेंटेशन, ऑडियंस, टाइम ड्यूरेशन, इन सब के अकॉर्डिंग किस मेथड को अपनाना है। आप वही मेथड अपनाएं। ये जरूरी है कि आप अपने पर्पस को ध्यान में रखते हुए मेथड का सिलेक्शन करें। अब प्रेजेंटेशन में पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स का क्या फायदा होता है, देखिए आपने अच्छे शब्दों का चयन कर लिया, आपका कंटेंट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया, आपने बाकी सारी तैयारी कर ली, लेकिन आपकी आवाज में वो जान ही नहीं है, वो दम ही नहीं है जिसे ऑडियंस सुने और बार बार सुनना चाहे, तो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन खराब हो गई। तो वॉइस के सारे फीचर्स पर आपको काम करना है, जैसे प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, आर्टिकुलेशन कैसा हो, आपका मॉड्यूलेशन कैसा हो, स्टाइल आपने क्या ली है, टोन आपकी कैसी है, इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो नेचुरली आप अपनी आवाज के जरिए भी लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगी। अब आते हैं टेक्निकल पार्ट। जब आप इतनी सारी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, इतनी सारी बारीकियों पर ध्यान दे रहे हैं, तो एक बारीकी आपको टेक्निकल पार्ट पर भी करनी है, यानी ऑडियो विजुअल एड जो आपने लिया है उसके रखने का स्थान क्या रहेगा। अगर चार्ट पेपर है तो उसके टांगने की क्या व्यवस्था रहेगी। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लिया हुआ है, पेन ड्राइव है आपके पास, या आपके पास लैपटॉप है, वो प्रोजेक्टर से सही से कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, कौन सा पोर्ट चाहिए, किस तरह का आपको लीड चाहिए, सारी चीजों का ध्यान रखना है। दैट इज कॉल्ड द टेक्निकल पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। पता चला आप सारी तैयारी के साथ गए लेकिन आपके लैपटॉप से उनके प्रोजेक्टर की लीड कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो आपकी तो प्रेजेंटेशन रह गई। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि आपके खड़े होने का तरीका, आपके जेस्चर्स, हाथों पैरों के इशारे, आपके फेस की स्माइल, आपके आई कांटेक्ट, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं प्रेजेंटेशन के लिए। तो नॉन वर्बल न्यूएंसेस का भी जानना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी लोग आपके खड़े होने, आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके स्टेज को कवर करने से या आपके आई कांटेक्ट से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो आपको सुनना चाहते हैं। तो नॉन वर्बल पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है
जब आप क्या कर रहे हैं, कहीं प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं। पहले आप इस बात की भी तैयारी कर लें कि अगर मैं इस टॉपिक पर बोलूंगा तो संभवतः मेरे पास ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन्हें कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQs। तो आप पहले से पहले तैयारी कर लीजिए ताकि जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपके दिमाग में कुछ आंसर्स पहले से हो जिन्हें आप ड्राफ्ट कर सकें या हल्का सा मैनिपुलेट करके अपने ऑडियंस को आंसर दे सकें। प्रेजेंटेशन के बाद अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट रह जाएगा। तो इस न्यूआंस पर भी काम करना जरूरी है। और लास्ट में आता है कॉन्टेक्स्ट। आप जब भी प्रेजेंटेशन दें उसका कॉन्टेक्स्ट जरूर साथ में ध्यान दें। जैसे कि आपने एक एडवर्टीजमेंट देखे होंगे कि जब दिवाली आने वाली होती है तो कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, वो हर कुछ किससे जोड़ देते हैं, दिवाली से जोड़ देते हैं। या सपोज करिए कि न्यू ईयर आने वाला है तो वो अपने सारे एडवर्टीजमेंट इस तरीके से बनाते हैं कि वो न्यू ईयर से जुड़ जाते हैं। तो आपको भी जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो अपना कॉन्टेक्स्ट आपको पता हो कि आजकल आसपास क्या चल रहा है, ताकि उसी के को जोड़ते हुए मैं लोगों को उस माहौल का जहाँ बना हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ वो बैठे हुए हैं, वो इस तरीके से मैं उन्हें घेर लूं कि वो मेरी बात मान लें या अच्छे से समझ लें। एग्जाम राइटिंग के लिए टिप्स ये रहेगा कि आप 2 पेन का इस्तेमाल करें, ब्लू और ब्लैक का। ब्लैक इज फॉर हेडिंग और ब्लू इज फॉर राइटिंग आंसर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा न्यूएंसेस एंड मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। अब जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जा रहे हैं आपको धीरे धीरे ये लग रहा होगा कि मुझे इतना सारा समझ में आना शुरू हो गया और बस यही सफलता की शुरुआत है। जब आपको ये लगने लगे अरे ये भी खत्म हो गया, मैंने ये भी पढ़ लिया, ये भी खत्म हो गया मेरा, तो इसका मतलब समझ लीजिए आप सही ट्रैक पर हैं।